सुप्रभात। कक्षा 8वीं सी आपके साहित्य सागर से मैं कहानी लेके आई हूँ नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। सबसे पहले तो हम लेखक परिचय हल्के में करते हैं कि लेखक के जन्म कब हुए, मृत्यु और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने योगदान दिए जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े भी हैं। स्वयं प्रकाश जी के सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार भी हैं। ये एक उपन्यासकार भी है, नॉवल भी लिखा करते हैं और इधर कहानी भी लिखा करते हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुत चर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूबी भाषा में भी हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का एक संकलन है। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथा क्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगे राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किए गए। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण से यानी दो वर्गों में, है ना, दो वर्गों में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर शोषण, अत्याचार करना, है ना, ये उनका मुख्य कहानी का उद्देश्य है। जो भी रचते थे इसी विषय से संबंधित हुआ करते हैं। सो आइए जानते हैं कि नेताजी का चश्मा से क्या मतलब है। हवलदार साहब कहानी जानते हैं। एक देश अपने देश के प्रति छोटे से छोटे समर्पण या छोटे से छोटे कार्य भी देश के लिए जो भी कोई करता है उनके हैसियत अनुसार, उनके अनुसार वो बड़ी काम हो जाती है। सो किसी के द्वारा छोटे से छोटे कार्य को कभी हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कोशिश की है अपने देश के प्रति अपने कुछ कंट्रीब्यूट करने की, तो उन पे कभी किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। कहानी में ये एक मुख्य उद्देश्य है, दिखाई गई है लेखक द्वारा। आइए जानते हैं क्या है कहानी। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बा हुआ करता था। हवलदार साहब अपने कंपनी जाते थे तो हर दिन उसी कस्बे से होकर उन्हें अपने नौकरी के लिए जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, एक कारखाना फैक्ट्री, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी उस कस्बे में। जिनके देख रेख में वो कस्बा चलता था वहां एक नगर पालिका थी। सो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ उस कस्बे की छोटे छोटे काम चलते ही रहते थे। कुछ बनना, कुछ बनाना, है ना, इस प्रकार के कार्यक्रम चलती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही वोट या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के
मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये जो कहानी है उसी संगमरमर की बनी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की कहानी प्रतिमा से संबंधित है। और वो उस कस्बे में एक बनी हुई एक प्रतिमा उनके थी, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। उस प्रतिमा के बारे में ही है ये कहानी, बल्कि उस प्रतिमा पूरी प्रतिमा को ना लेके एक छोटी सी हिस्से है, उस हिस्से के बारे में ये कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उपरोह यानी आपके अनिश्चय ही स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनवादी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उस मूर्ति को देख के ऐसा लगता था कि किसी प्रशासन ने लिया होगा, लेकिन किसी कारणवश ना बनने के कारण उसी गांव के छोटे से जो स्कूल है, जो पाठशाला है, उस पाठशाला में कार्यरत ड्राइंग के एक मास्टर मोतीलाल जी को वो मूर्ति कंप्लीट यानी पूरे 1 महीने में कर देने का उन्हें दिया गया होगा आदेश। उस मूर्ति को देख के ऐसा ही लगता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, एक प्रकार की पत्थर संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी लग रहे थे कुछ मासूम कमसी उस मूर्ति को देख के। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो स्लोगन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो मूर्ति बनाने वाले के तारीफ कर सकते हैं, किया जा सकता है। केवल एक चीज की कसर थी जिसे देखते ही खटकती थी। उस मूर्ति में सिर्फ सब कुछ थे, सब स्पष्ट थे, किंतु एक छोटी सी कमी खटकती थी। वो क्या कमी थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मे तो था, असली ओरिजिनल चश्मे नहीं थे। चश्मे तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि मूर्ति संगमरमर के बने थे, संगमरमर के पत्थर से बने थे, तो चश्मे भी संगमरमर के ही होने थे, है ना। किंतु वहां मूर्ति तो थे, किंतु मूर्ति में चश्मे नहीं थे। चश्मे थे लेकिन वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई चश्मे नहीं। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था लेकिन अलग ओरिजिनल पहना दिया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी कोई ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उसको देख के उन्हें लगा कि भाई क्योंकि हवलदार साहब रोज उसी कस्बे से गुजरते थे, तो उनको यही उस मूर्ति में सब कुछ मिला, किंतु एक कमी जो उसमें चश्मे बने हुए नहीं थे, यानी संगमरमर के पत्थर से बने हुए नहीं थे, मूर्ति में लगे हुए ओरिजिनल चश्मे थे। तो उनको देख के हवलदार जी कहते हैं कि सही आइडिया है, ये आइडिया भी अच्छा आइडिया है कि मूर्ति में दूसरे चश्मे डाले गए और इसे रोज बदलते रहते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के
बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मुख्य यानी महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप, कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। कम से कम जिसने भी ये प्रयास किया है, उनकी आंखों में चश्मे की कमी को पूरा किया है, उसकी भावना को यहाँ पे उस आदमी की भावना है ना, सम्मान की जो भावना है, देश के प्रति जो प्रेम की भावना है, उस भावना का यहाँ सम्मान करने के योग्य की बात है। क्योंकि आजकल तो लोग धीरे धीरे अपने देश के वीरों को, देश के क्रांतिकारों को भूलते ही जा रहे हैं। ये तो उस आदमी की एक भावना, एक फीलिंग्स है जो अपने उस क्रांतिकारी को, है ना, उस क्रांतिकारी यानी यहाँ पे नेताजी के चश्मे की ख्याल तो था, उन्हें चश्मे पहनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो पहना रहा। यही उसकी भावना का यहाँ इस पाठ में महत्वपूर्ण यानी महत्व देने योग्य की बात है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था, पहले दिन दूसरा और दूसरे दिन दूसरा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, इससे उनकी जो जानने की जो इच्छा है, कौतुक, हैरानी और बड़ी। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार जब उस कस्बे से गुजरे अपने कंपनी जाने के लिए, तो देखा तीसरी बार दूसरे चश्मे। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल मूर्धनीय जिसे दबाना कठिन हो उठा तो पान वाले से ही पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब उसका मन जो है पूछने के लिए वो दवा अपने मन को रोक ना सका। उसने उस पान वाले, जहां वो पान खाता था, उस पान वाले से पूछ ही डाला कि भाई ये मूर्ति में चश्मे रोज की रोज बदलने का रहस्य कौन बदलता है और कैसे, पूछ ही डाला। पान वाले की खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वहां एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। उसकी बात सुन के वो हंसा और वो मोटे से थे उसके पेट, और उस पेट हंसते समय वो पेट थिरकने लगी यानी हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मे चेंज कर देता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है ये, है? और वो क्या करता है? रोज चश्मे बदल देता है। कैसे? उन्होंने पूछा। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब ने पूछा, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए क्यों चेंज करता होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्यों चेंज करते हैं हवलदार साहब का जो प्रश्न है, आप क्या बताते हैं, वो पान वाला पूछते हैं, क्या बताते हैं, उनके सवाल का उत्तर अगले कक्षा में हम देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, पढ़ेगा आप अपने ओर से भी। धन्यवाद।